नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2024 के अंदर होनी है और उसको लेकर भाग ब के अंदर आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा टारगेट है कि आपके 45 में से 45 क्वेश्चन सही हो दोस्तों। इसके लिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्लास नंबर 1 के अंदर हमने सिलेबस पर चर्चा की थी। क्लास नंबर 2 है आज, जिसमें पहला टॉपिक आपके सामने में लेकर आ रहा हूं और वो टॉपिक है पशुपालन की महत्वपूर्ण शब्दावली और परिभाषाएं। लगभग 100 के पास ऐसे शब्द हैं जो आपको क्या करने हैं, पता होने चाहिए। कि जैसे आपके सामने आपके मेन टॉपिक का नाम है बदियाईकरण, है क्या ये चीज? ये पता होगी तो आप टॉपिक को आसानी से पढ़ पाओगे। इसके लिए जो भी पशुपालन से रिलेटेड जो शब्द है, मुख्य शब्द जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो यहां पर मैं लेकर आया हूं दोस्तों। पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो नीचे यहां पर लिखी गई है, ध्यान से देख लेना। बिल्कुल निःशुल्क बेंच रहेगा आपका, कंप्लीट की कंप्लीट तैयारी यूट्यूब पर करवाई जाएगी। और साथ के अंदर देखिए जो थ्योरी है वो तो रहेगी हमारी, साथ में 1500 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा यूट्यूब पे। सभी नोट्स है, चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, ये सब ऐप के माध्यम से आपके पास पीडीएफ भी पहुंचा दूंगा। टारगेट 45 में से 45 है और जो साथी आज से एंड तक के क्लास में जुड़ा रहेगा, लिख कर कहता हूं कि 45 के 45 क्वेश्चन सही करके आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली और परिभाषा के अंदर जो भी महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में दोस्तों। ये पहली क्लास ही मान सकते हैं वैसे आप, लेकिन बता देता हूं कि हमारी सभी क्लासें, चाहे भाग ए है चाहे भाग ब है, इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से ही चलती है दोस्तों। पशुधन, इसके अंतर्गत वे पशु आते हैं जो हमें किसी ना किसी प्रकार से आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं दोस्तों। पशुधन, पशु से धन, समझ गए? पशु से धन यानी पशु से हमें आर्थिक फायदा हो दोस्तों। अब आगे आ गया पशुधन प्रबंधन। देखिए इसके अंतर्गत जो पशुधन है हमारे, जिनसे हमें आर्थिक लाभ होता है, वो पशु, उनका प्रजनन, उनका निष्कासन, उनका खान पान, उनका प्रबंधन से संबंधित पशुपालन की उन्नत पद्धतियां शामिल की गई है, जिनके द्वारा हम पशुधन से समुचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक गाय में दूध देती है, गोबर देती है, तो यह समुचित हम कैसे प्राप्त करते हैं? अगर गाय बैल यानी नर को जन्म देती है, समझ गए आप, मादा नहीं नर को, तो उसको कैसे उन्नत बनाकर खेती के काम में ले सकते हैं, यह चीजें दोस्तों। काल पर रियरिंग नवजात बच्चों का पालन पोषण कहलाता है। पशुओं के अंदर काल पर रियरिंग क्या किसको कहते हैं? नवजात बच्चों का पालन पोषण। अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं और वहां पर नाम आ जाता है काल पर रियरिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, समझ गए? हाउसिंग, पशुओं की आवास व्यवस्था। हाउसिंग यानी हाउसिंग, पशुओं की जो आवास व्यवस्था, जहां पर रखा जाता है वो चीज। हेजिन या सैनिटेशन, इसको कहते हैं साफ सफाई। जहां पर हम पशु को रखते हैं, पशुधन को रखते हैं, उसकी साफ सफाई कैसे करते हैं, साफ सफाई को हेजिन कहते हैं। एजिंग, देखिए पशुओं की उम्र का निर्धारण। डीवर्मिंग, कीड़ों की दवा पिलाना। पशु होते हैं, पशु गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, मुर्गी, इनको एक दवाई पिलाई जाती है जिससे इनके पेट में कीड़े का जन्म ना हो, समझ गए? उससे कहते हैं डीवर्मिंग। आ गया समझ में? एक बार यहां से महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, क्योंकि इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन दो चीज है। एक तो है नोट्स। अब देखिए नोट्स एक तो आपको बनाने भी है, जो साथी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहां से बनाने हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कर ले? स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाते रहें। और जो साथी चाहते हैं कि सर हमें तो आपके ये जो टाइपिंग वाले नोट्स है ना यही प्राप्त करने हैं,
तो उनको अभी 5 से 7 दिन इंतजार करना होगा। उसके बाद जो हमारी ऐप है ना, ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे आपको। ऐप के स्टोर में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा और 150 ऐसे क्वेश्चन मेरे पास है जो पूरे भारत में आज तक जो एग्जाम हुई है और पशुपालन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट बना है और क्वेश्चन बना है, तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो 150 क्वेश्चन भी है, तो वो भी आपको करवाऊंगा। आगे चलिए दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रजातियां पशुओं का एक समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जो उन्हें अन्य पशुओं के समूह से अलग करती है। अब देखिए, गाय की अनेक प्रकार की नस्ल होती है, लेकिन प्रजाति तो एक ही है ना। अब भैंस और गाय एक थोड़ी हो जाएगी, अलग होती है। ये होती है प्रजातियां। सिरे कहते हैं बछड़े के नर प्रजनक को और डेम कहते हैं बछड़े की मादा प्रजनक को। नर प्रजनक सिरे कहलाता है, मादा प्रजनक डेम कहलाता है। बछड़ा 6 महीने से कम उम्र के मवेशियों या भैंसों में से एक को बछड़ा कहा जाता है। बछड़ा मुख्य रूप से किसको कहते हैं? गाय का नर जो 6 माह से छोटा है उसको। बछिया 6 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों की छोटी मादा से लेकर पहले बच्चे तक, यानी 6 महीने से अगर छोटा है तो बछड़ा और बछिया नर और मादा को कहा जाता है दोस्तों। गाय पहले बाने की तारीख से मवेशियों की वयस्क मादा गाय कहलाती है दोस्तों। पहले बाने की तारीख से मवेशियों की वयस्क मादा, यानी जिस दिन गाय बाही जाती है, यानी कि वो नर या मादा बछड़ा या बछिया को जन्म देती है, उस दिन तक, उसके बाद वो गाय कहलाती है दोस्तों। समझ गए? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये शब्दावली, याद करना है दोस्तों। इसको 3 4 5 बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, जिससे एक बार दिमाग में छप जाएगी ना, तो जैसे शब्द आएगा तो आप पहचान भी लोगे। आगे आ रहा है हमारे सांड दोस्तों। देखिए सांड, ये गायों के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों का नर है। गाय को प्रजनन के लिए जिस नर का प्रयोग किया जाता है उसको सांड कहते हैं। बेल, ये कृषि कार्य काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों का बछड़ा नर है। बछड़ा नर जो कृषि कार्यों के लिए हम प्रयुक्त करते हैं वो बेल, जो भार ढो सकता है। यौवनावस्था, वह अवस्था जब मादा तथा नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। मादा में अंडाणु का निर्माण व नर में वीर्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो यौवना अवस्था प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। आगे देखिए गर्भाधान, नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है दोस्तों। गर्भकाल, ये गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान महिला की स्थिति है। देखिए यहां पे आप महिला ले सकते हो, यहां पे मादा पशु ले सकते हो। गर्भाशय जहां पर एक भ्रूण है उसका विकास होता है, वो एक पूरा आकार शरीर का लेता है। समझ गए? अब देखिए गर्भावस्था अवधि, सर्विस की तारीख, यानी वास्तविक गर्भाधान जिस दिन गर्भ का धान हुआ है से लेकर प्रसव की जो तारीख है उस तक की जो अवधि है उसको प्रसव अवधि या गर्भावस्था अवधि कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे शब्द शायद आपने बायोलॉजी पढ़ी है। देखिए बायोलॉजी आपकी क्लास 6 7 8 9 10 में भी होती है, 11 12 में तो अलग चीज है। पढ़िए तो ये चीजें आपके सामने आई है। यौवनावस्था किसे कहते हैं, गर्भाधान किसे कहते हैं, गर्भकाल किसे कहते हैं, गर्भावस्था अवधि किसे कहते हैं। समझ गए? अब ये कितने दिन की होती है, तो वो चीजें हम जब आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे गाय की, भैंस की, तो वहां पर उनका अध्ययन है वो करने वाले हैं दोस्तों। आगे चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए। वैसे स्क्रीनशॉट लेकर लिखने की यहां पर जरूरत भी नहीं है, ये एक बेसिक टॉपिक है जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है। प्रसव, बच्चे को जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। लैक्टेशन अवधि, लैक्टेशन अवधि प्रसव के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध पैदा करता है। पशु दूध पैदा करता है ना, प्रसव के बाद पशु दूध पैदा करता है, उसको कहते हैं लैक्टेशन अवधि। सुकाना, यह एक स्तनपान कराने वाली लेकिन गर्भवती गाय को सुखाने की प्रक्रिया है। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो। यहां पे एक शब्द लिया मैंने गाय का, जिससे आपको समझ में आता रहे दोस्तों। लैक्टेशन अवधि उसको कहते हैं जिसमें वो दूध देती है।
और सुखाना कि जैसे कि 10 महीने किसी गाय या भैंस ने हमें दूध दे दिया, फिर वापस उसके जो है समय हो गया कि ये 2 या 3 महीने बाद वापस नए बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उस समय उसको छोड़ दिया जाता है कि अब दूध ना दें, उसको कहते हैं सुखाना, शुष्क अवधि। स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता है, स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध नहीं करता है, यानी 2 या 3 महीने नए पशु नए जो है बच्चे को जन्म देने से बचते हैं, तो वो, और उसके 3 महीने पहले जिसमें हमने दूध के लिए उस पशु को छोड़ दिया कि अब दूध की जरूरत नहीं है, आप नए पशु के लिए दूध है उसको जमा कीजिए, तो वो कहलाती है शुष्क अवधि। प्रीपोटेंसी, कुछ व्यक्तियों की उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता होती है, वो कहलाती है प्रीपोटेंसी। और फर्टिलिटी कहलाती है एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता। एक जानवर जो बड़ी संख्या के अंदर क्या कर सकता है, बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा कर सकता है, वो कहलाता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी दर क्या है, यह मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता होती है, जो कहलाती है फर्टिलिटी दर। फर्टिलिटी दर दोस्तों, बांझपन, किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थ, यानी कि चाहे नर हो चाहे मादा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा उत्पन्न न करने की क्षमता ही एक मादा जो यौवन है उसका बांझपन कहलाता है। बुलर, गाय जो हमेशा मध्य अवस्था में रहती है बुलर कहलाती है, मध्य अवस्था की गाय बुलर कहलाती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। फिर कैसी लग रही है क्लास? एक चीज और बता दूं यहां से, एक बार में जो साथी बोलते हैं ना कि एक बार में हमें याद हो जाता है, ये चीजें नहीं होगी एक बार में याद। 3 बार आप देखो इस वीडियो को और फिर बोलना कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आई, तो मैं कुछ करूंगा। 3 बार देख लोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। आगे चलिए, बात करते हैं टीजर की। मादा गाय की गर्मी या एस्ट्रस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पुरुष नसबंदी वाला बेल टीजर कहलाता है। व्हील, 3 महीने से कम उम्र के बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। बीप, मवेशियों का मांस बीप कहलाता है, यानी गाय का मांस। डी हॉर्निंग, जानवरों के सींग हटाना, सींग जानवरों के जो सींग होते हैं उनको हटाना डी हॉर्निंग कहलाता है। कोलोस्ट्रम, प्रसव के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम मादा का पहला दूध होता है। जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव के बाद जो मादा से दूध निकलता है 2 या 3 या 4 घंटे बाद, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं दोस्तों। कलिंग, एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की प्रक्रिया, आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की प्रक्रिया कलिंग कहलाती है। फ्री मार्टिंग, जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है, मादा और नर दो साथ में पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, तो एक बांझ मादा को प्री मार्टिन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ग्रूमिंग, ये शरीर के बालों के कोट की सावधानी पूर्वक ब्रशिंग और कंघी है दोस्तों। पशु होते हैं, जैसे बकरी की हम बात करते हैं तो बाल होते हैं, भेड़ की बात करते हैं तो बाल होते हैं जिनको ऊन कहते हैं, तो उनको ब्रशिंग करना, उनको कंघी करना, यह कहलाता है ग्रूमिंग दोस्तों। समझ गए? थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िए। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे चलिए, आगे नाम आ रहा है मोहर। मोहर, अंगोरा बकरी के ऊन को मोहायर कहते हैं या मोहर कहते हैं। अंगोरा बकरी का जो ऊन होता है उसको। पश्मीना, कश्मीरी बकरी का कोट, कश्मीरी बकरी का कोट पश्मीना कहलाता है, पश्मीना ऊन भी उसको कहा जाता है। पेल्ट, इसे 1 दिन पुराने मेमने की वध के बाद खाल निकालने के रूप में परिभाषित किया गया है। पेल्ट यानी कि कोई मेमना है जो 1 दिन पहले मर जाता है, उसकी खाल को एक जाति के द्वारा निकाला जाता है, उसको कहते हैं पेल्ट। विनिंग, विनिंग को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2 या 3 दिनों के भीतर अपनी मां से बछड़े को अलग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई भी, जैसे गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया तो 2 दिन 3 दिन उसको पास में रखेंगे, फिर क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। अलग क्यों करते हैं? अलग करने का कारण है कि जो दूध है अगर पास रखेंगे तो दूध बछड़ा या बछड़ी है वो ले लेंगे दूध, वो दूध जो गाय को पालते हैं उनको चाहिए, इसलिए उसको अलग कर देते हैं। अलग करने की प्रक्रिया विनिंग कहलाती है दोस्तों।
मध्यकाल वह अवधि जिसमें मादा नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। मादा, जैसे हम बात कर लेते हैं भैंस की, मादा भैंस है वो नर भैंस, भैंसा जिसको हम बोलते हैं भैंस, हम नर भैंस ले लेते हैं, उसके साथ अगर संभोग करना चाहती है कौन, मादा, तो उसको मध्यकाल कहा जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। फिर एक से बढ़कर एक क्लास, एक से बढ़कर एक जानकारी, शायद अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आगे चलिए दोस्तों, आगे आ रहा है सूखा काल या शुष्क काल। मादा पशु को ब्याने से 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। यानी ब्याने का मतलब नया बच्चा जन्म देना, ब्याने का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना, याद रखना है ब्याने का मतलब। तो मादा पशु जब बच्चे को जन्म देता है उससे 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देते हैं उसे। उसके बाद इन 60 से 90 दिन की जो ये अवधि होती है इसको सूखा काल या शुष्क काल कहते हैं। गर्भकाल, गर्भाकाल है मादा पशु के गर्भित होने से ब्याने तक का समय। जिस दिन से उसने संभोग किया और उसके गर्भ में बचा है, वो तैयार होना शुरू हुआ है, उससे लेकर जब तक वो जन्म लेता है उसको गर्भाकाल कहते हैं। डिटिकिंग, पशु के बाह्य परजीवायु को हटाना, जो परजीवी उस पर रहते हैं उनको हटाना डिटिकिंग कहलाता है। शेयरिंग, भेड़ में ऊन काटना, भेड़ में ऊन काटना, शेयरिंग यानी भेड़ की ऊन है उसको काटना शेयरिंग कहलाता है दोस्तों। ब्रांडिंग, ये गर्म लोहे, रसायन या शीतलक द्वारा पशु की त्वचा पर संख्या या किसी पहचान चिन्ह को अंकित करने की विधि है। बहुत सारी, जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो भेड़ों का झुंड होता है या बकरियों का झुंड होता है, तो हम उन पर देखते हैं कि कुछ ऐसा पहचान चिन्ह उन पर लगा हुआ होता है जिससे जो उनका मालिक है वो देखते ही पहचान जाता है कि ये भेड़ या बकरी मेरी है या नहीं है। वो होती है दोस्तों ब्रांडिंग, खुद की ब्रांड बना लेता है उसको, समझ गए। आगे देखिए टैगिंग, ये जानवरों के कान या गर्दन पर टैग लगाने की विधि है। आजकल जब से आधार कार्ड बनने लगे ना पशुओं के, तो आप देखते हैं गाय भैंस बकरियों के कानों में लगा हुआ होता है, एक टैग लगा हुआ होता है, वो एक टैगिंग है दोस्तों, समझ गए। चयन, किसी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा अनुसार इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना। इसी के लिए झुंड में से जैसे 3 4 5 आदमियों की जो भेड़ें हैं, जो पशुपालक हैं उनकी भेड़ें एक जगह हो गई, उनमें से आप अपनी भेड़ें कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ब्रांडिंग का काम किया जाता है, उन पे कुछ छप्पे लगाए जाते हैं, समझ गए। यह चीज है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है कलिग। बीमार व अवांछित गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना। जो बीमार है या जिनमें कुछ ना कुछ परेशानी है उनको बाकी पशुओं से अलग करना कलिंग है। डोकिंग, भेड़ व अन्य पशुओं में 1-2 सप्ताह की आयु में पूंछ काटने की प्रक्रिया, पूंछ को काटा जाता है आजकल, इसको कहते हैं डोकिंग। फ्लूसिंग, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3-4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार फ्लूसिंग कहलाता है। गर्भित भेड़ जब वो नए बच्चे को जन्म देने वाली है उससे 3-4 सप्ताह पहले उसको आहार दिया जाता है अलग से, विशिष्ट आहार, उसको कहते हैं फ्लूसिंग। स्टीमिंग अप, ब्याने वाले पशु को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार स्टीमिंग अप कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है दोस्तों। डिबिकिंग, मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया। मुर्गियों के अंदर क्या किया जाता है, जो मुर्गियों की चोंच होती है ना, इस प्रकार से होती है, ऊपर और नीचे की चोंच, ये उनका मुंह आ जाता है। तो 1 माह की आयु में जब मुर्गी का बच्चा होता है उसकी चोंच को कट किया जाता है। कारण क्या है कि जो मुर्गियों का झुंड रहता है, अगर पूंछ को नहीं काटा जाता है तो NaCl की कमी के कारण वो अधिक से अधिक चोंच मारती है, जिससे साथी जो मुर्गी है उसको वो घायल कर सकती है, इसके लिए काटा जाता है। इसमें जो ऊपरी चोंच होती है, जो ये चोंच है ना ऊपर वाली, इसका तो 1/4 भाग, चौथा भाग काटा जाता है, और निचली चोंच का 1/8 भाग काटा जाता है, यानी कि 8वां भाग चोंच का है वो निचली चोंच का काटा जाता है दोस्तों, समझ गए। कैनाबोलिज्म,
मुर्गियों को एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है और इसी के लिए डबीकिंग की जाती है। इनकी जो चोंच है उसको काटी जाती है जिससे चोंच से घायल ना कर सके। मुर्गी के आगे से चोंच आप देखोगे बहुत तीखी होती है, इसी वजह से उसको काटकर कुछ खुरदरा कर दिया जाता है। दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब बता दीजिए कमेंट करके क्लास कैसी लग रही है आपको। क्लासें इसी प्रकार प्रतिदिन आती रहेगी, आप तैयारी में जुटे रहे, अच्छी तैयारी करते रहे, जिससे मेहनत का फल है वो ये 6000 पोस्टें हैं, इनके अंदर आप देख सके। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों आगे क्या है, डिवर्मिंग। मुर्गियों के उनके पेट या आंत में पाए जाने वाले कर्मियों यानी कीड़ों से मुक्त करना डिवर्मिंग कहलाता है। पहली डिवर्मिंग 4 माह की उम्र में और दूसरी डिवर्मिंग 6 माह की उम्र में करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है यह चीज भी। ग्रिट मुर्गियों है, यहां मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं, उन्हें ग्रिट कहते हैं। संगमरमर जो पत्थर होता है उसके बहुत ही, यानी हम मान सकते हैं जो बाजरे का दाना या मूंग आपने देखा है, मूंग या मोट देखा है, तो उनके आकार के दाने हैं वो मुर्गियों को खिलाए जाते हैं। उस जो खिलाए जाते हैं वो टुकड़े उनको ग्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीट। समझ गए? केपोनाइजेशन यानी बदियाकरण, ये टॉपिक है बदियाकरण। हमारे मुर्गों में बदियाकरण करना केपोनाइजेशन कहलाता है। अब बदियाकरण क्या है इसको विस्तृत हम है ना आगे हमारे 3 या 4 या 5 नंबर क्लास में टॉपिक रहेगा पूरा, वहां पे समझ लेंगे। बदियाकरण, मुर्गों में बदियाकरण करना केपोनाइजेशन कहलाता है। दोस्तों समझ गए? थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं, स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका। बदियाकृत नर मुर्गा केपेन कहलाता है। बदियाकृत नर मुर्गा केपेन कहलाता है, यानी कि जनन क्षमता है वो बंद कर देनी। जनन कार्य कर सकते हैं वो, लेकिन नए जो होता है भ्रूण उसका विकास नहीं कर सकते। यही बदियाकरण है दोस्तों। उधर से अधिक मांस प्राप्त करना। क्यों किया जाता है मुर्गों में बदियाकरण? कि अधिक से अधिक मांस का उत्पादन वो मुर्गा में दे। दोस्तों इसके लिए किया जाता है। आ गया समझ में? चलिए दोस्तों आगे है ब्रोइलर। ब्रोइलर मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाले कुक्कुट है ना, उनको ब्रोइलर कहते हैं। लेयर्स, अंडा उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है। टीजर बुल, नर पशु को नसबंदीकृत करना टीजर बुल कहलाता है, नसबंदी कर देना बेल की। दोस्तों लेबर पेन, ये लेबर पेन क्या होता है देखिए, प्रसव क्रिया की प्रथम अवस्था में, प्रसव जो क्रिया है उसमें पहली बार निरंतर गर्भाशय के संकुचन के बीच का समय घटता है और संकुचन तीव्र होता रहा है ताकि बच्चा बाहर धकेला जा सके। लेबर पेन कहते हैं। उस समय जो दर्द होता है उसको लेबर पेन कहा जाता है, प्रसव दर्द कहा जाता है। सेपरेटा दूध, वसा रहित दूध को कहते हैं, अर्थात किसी भी दूध में से क्रीम निकालने के पश्चात बचा हुआ दूध है ना, वो सेपरेटा दूध कहलाता है। सैकलिंग, बच्चे को मां के साथ रखकर पालना सैकलिंग। संकिंग, बछड़े द्वारा मां के थनों से दूध पीने की क्रिया सैकिंग कहलाती है। संकलिंग और सैकिंग ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा क्या है, संकलिंग या और सकिंग होता क्या है ये, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो थोड़ा ध्यान से इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अभी आगे देखिए दोस्तों, आगे हैं स्टूड कैमल, प्रजनन के लिए अच्छा ऊंट, प्रजनन कार्य के लिए जो अच्छा ऊंट होता है इसको कहते हैं स्टूड कैमल। ड्रेसिंग प्रतिशत, जानवर के शरीर में मांस का प्रतिशत ड्रेसिंग प्रतिशत कहलाता है। केपोनाइजेशन, नर मुर्गों की शुक्र ग्रंथियों को निकालने या निष्क्रिय करने की क्रिया। केपोनाइजेशन यानी बदियाकरण करना ही केपोनाइजेशन है दोस्तों। टीकाकरण, एक जीव के शरीर का उपयोग, एक जीव जो स्वस्थ जीव है उसके शरीर में से WBC RBC ये निकाली जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। उपयोग करके बनाया गया द्रव्य जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मानव के साथ, मानव जाति के साथ जो हमारा
कोविड आया था उस समय किया गया था, टीका लगा था ना, वो यही था। यह होता है टीका, और टीका लगाने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है दोस्तों। चांद या पोल, पशु दोनों कानों या सींगों के मध्य स्थित थोड़ा उठा हुआ भाग, दोनों कानों के मध्य देख लो या दोनों सींगों के मध्य थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है, वो चांद या पोल कहलाता है दोस्तों। ललाट, फोरहेड, पोल से ऊपर आंखों तक का भाग, पोल, ये ऊपर सींग होते हैं, यहां पे बीच में उठा हुआ भाग होता है ना, इसको कहते हैं। इससे जो आंखें होती है इनके मध्य ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसको कहते हैं ललाट। कुबड़, गोवंश के में गर्दन के अंतिम भाग वह कंधे के ऊपर का मांसल का भाग है, वो अगर बाहर निकल जाता है तो उसको कहते हैं कुबड़। क्या कहते हैं उसको? कुबड़ कहते हैं। रंप, अस्थि का ऊपर उठा हुआ भाग, रंप अस्थि। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई पैर होता है ना, उसमें कुछ भाग ऊपर उठ जाता है इस प्रकार, उसको कहते हैं रंप। पशु पक्षियों की, यानी हम पशुधन पढ़ रहे हैं तो पशु की बात कर रहे हैं यहां पर, हम मानव से रिलेटेड नहीं है, मैं समझ गए। चलिए आगे और देखते हैं अभी। अब देखिए यहां पे डोक, डोक क्या है? पूंछ की जड़। कोम्ब, कलंगी, पक्षी के सिर पर पाई जाने वाली लाल रंग की मांसल आकृति त्वचा द्वारा बनी होती है, कोम्ब यानी कलंगी कहलाती है। काल्विंग, गाय, भैंस, ऊंट में प्रसव की क्रिया काल्विंग कहलाती है। लेम्बिंग, भेड़ में प्रसव की क्रिया। किडिंग, बकरी में प्रसव की क्रिया। फोलिंग, घोड़ी में प्रसव की क्रिया। फेरोइंग, सुअर में प्रसव की क्रिया। वेल्पिंग, कुतिया में प्रसव की क्रिया। सर्विंग, गाय, भैंस, बकरी में समागम की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। समझ गए? समागम की प्रक्रिया, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, समागम की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। और टपिंग, भेड़ में समागम की क्रिया टपिंग कहलाती है। भेड़ में सर्विंग की जो समागम की क्रिया वो क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली हम देख रहे थे, शब्दावली, और यहां पर भी परिभाषाएं आ गई है। परिभाषा उसी को कहते हैं, कोई चीज का अर्थ बताना, परिभाषा यही चीज है दोस्तों। कल से हमारी रेगुलर जो क्लासें हैं वो टॉपिक के अनुसार शुरू हो जाएगी। आज की पहली क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, 5 मित्रों को शेयर कीजिए, और शेयर करता है जो साथी वो कमेंट करके जरूर बताए, जिससे उसको धन्यवाद हम कमेंट में बोल सके। दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।